हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब ऑनलाइन क्लास। आज का टॉपिक है अपना मानव के अंदर पाचन तंत्र। तो देखिए, मानव के अंदर पाचन तंत्र से रिलेटेड अपन आज बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मानव के ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें आती है, एक तो हमारी आहार नाल और हमारी पाचक ग्रंथि। तो आहार नाल देखिए, आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होती है? बकल कैविटी हमारा माउथ, ग्रास नाल इसोफेगस, आमाशय हमारा स्टमच, आंत यानी कि इंटेस्टाइन दो प्रकार की होती है, छोटी आंत और एक बड़ी आंत। अगला है एनस। इस प्रकार जो हमारी पाचक ग्रंथियां हैं कौन कौन सी हैं? लार, लीवर यानी कि जिगर और अग्नाशय, ये विभिन्न प्रकार की हमारी पाचन ग्रंथियां हैं। ये दोनों मिलकर हमारा डाइजेशन सिस्टम तैयार करती है, हमारा पाचन तंत्र तैयार होता है। स्टार्ट्स। देखिए, भोजन का पाचन क्या है? भोजन के जो जटिल अणु है उनको सरल अणुओं में बदलने की जो प्रक्रिया है भोजन का पाचन कहलाती है। और भोजन की पाचन प्रक्रिया को संपन्न करने वाले जो अंग हैं उनसे मिलकर हमारा पाचन तंत्र बनता है, यानी कि आहार नाल और पाचन ग्रंथियों से हमारा। अब देखिए, भोजन की क्या क्या जटिल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है, ये बहुत बड़े अणु हैं, इनको शरीर डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो इनको एंजाइम्स और अम्ल जो ग्रंथियां हैं और जो एसिड्स जो वगैरह है वो क्या करते हैं, इनको सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, और ये सरल पदार्थ तरल के साथ डिसोल्व होके हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट आखिरी में किसमें टूटता है? ग्लूकोज में। वसा वसी अम्ल में टूटता है, और जो प्रोटीन है एमिनो एसिड में टूटता है। यानी कि जो जटिल पदार्थ है ये सिंपलेस्ट पदार्थ में, सरल पदार्थों में टूटते हैं, जिनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। भोजन के घटक क्या है? पाचन के आधार पर दो भाग है इसके, तो आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। देखिए, आहार नाल की जो लंबाई होती है 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। मुंह से लेके गुदा तक होता है माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। इस प्रकार मानव शरीर के आकार की तुलना में ये छोटी होती है, जो किसको बताती है? मांसाहारी होने के प्रमाण को बताती है। पाचक ग्रंथि के अंदर क्या क्या चीजें आती है? भोजन को पचाने के लिए जो आवश्यक रस है उनका स्खलन करती है पाचक ग्रंथियां, एंजाइम्स, हार्मोन, लाल ग्रंथि और लीवर, अग्नाशय, ये हमारी कुछ ग्रंथियां हैं। ये तीनों जो हैं ये हमारे लिए पाचक रस का स्त्रावण करती है। नेक्स्ट देखिए, आहार नाल कहां से चालू होती है? मुख गुहा, जीभ इसके अंदर होता है, तालू होती है, दांत होते हैं, ग्रसनी होती है, ग्रासनाल होता है, आमाशय होता है, आंत होती है, और जो हमारी जो आंत होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? ग्रहणी, मध्यांत और इलियम, यानी डुडेनम, जोजेनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि सीकम, कोलन और रेक्टम, उंडुक, बृहदांत और मलाशय। हमारा जो मुख है, इसके बाद लार ग्रंथि की बात करें तो सैलिवरी ग्लैंड्स हमारी माउथ के अंदर होती है, सबलिंगुअल्स होती है, पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, और आमाशय ग्रंथि। इसके बाद देखिए, हमारा जो आमाशय है वो भी गैस्ट्रिक जूस छोड़ता है। इसके अलावा लीवर बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि पाचक रस स्त्रावित करता है, बाइल जूस स्त्रावित करता है। बाइल जूस का कलेक्ट होता है गाल ब्लैडर के अंदर, यानी कि पित्ताशय में। फिर अग्नाशय, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाज अग्नाशय रस छोड़ता है, एक प्रकार की मिक्स ग्लैंड है। नेक्स्ट देखिए, इसमें ये हमारा डाइजेशन सिस्टम है, आमाशय है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है? बकल कैविटी, इसोफेगस, ये हमारा स्टमच, यहाँ से 4 से 5 घंटे भोजन देता है। इसके बाद छोटी आंत, इसके बाद ये बड़ी आंत, और नीचे ये रेक्टम और नीचे एनस। इस प्रकार हमारा ये पाचन तंत्र का डायग्राम है। ये लीवर है, ये गाल ब्लैडर है जहाँ पित्त इकट्ठा होता है, ये अग्नाशय है जहाँ अग्नाशय रस का निर्माण होता है। मुख गुहा, बकल कैविटी, यानी कि सबसे पहले अपन मुख गुहा बकल कैविटी की बात करते हैं। मुख का जो अग्रभाग है मुख गुहा, मुख का जो अग्रभाग है, जो लिप्स यानी कि होंठ होते हैं, टीथ होते हैं, इसके अंदर गाल होते हैं। मुख गुहा आहार नाल का जो प्रारंभिक भाग है, यानी कि मुख गुहा से ही आहार नाल स्टार्ट होती है, जो दोनों जबड़ों के बीच में होती है, और एक स्टिलनुमा संरचना होती है। इसके अंदर एक तालु होता है जिसको पैलेट कहते हैं, और अलीजीवा, हम मुंह ओपन करते हैं तो बीच में एक पतली सी एक झिल्ली दिखती है, जिसको यूवाला या अलीजीवा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, दांत। जो हमारे दांत होते हैं, हमारे जो टीथ होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो छोटे बच्चे के अंदर आते हैं, 5-7 साल के अंदर टूटने लग जाते हैं, इसको हम बोलते हैं दूध के दांत। और एक होते हैं परमानेंट दांत, यानी कि स्थायी दांत, जो उसके बाद यानी कि एक बार जो दांत टूट जाते हैं उसके बाद जो दांत आते हैं वो परमानेंट दांत होते हैं। तो टेम्परेरी जो दांत होते हैं, अस्थायी दांत, उनकी संख्या 20 होती है, यानी कि 14-15 साल की आयु तक ये लगभग टूट जाते हैं, और दूध के दांत कहते हैं इनको। जबकि स्थायी दांत उनकी संख्या होती है 32, और ये लाइफ टाइम रहते हैं, आजीवन रहते हैं।
और अंतिम जो दांत आता है वो अपर दांत होती है, सबसे बाहर वाले जो प्रीमोलर्स होते हैं, सॉरी मोलर्स जो होते हैं वो सबसे बाद में आते हैं, जिसको विजडम टीथ या अपर दांत कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें आकृति के आधार पर 4 प्रकार के दांत होते हैं। आकृति के आधार पर दांतों कितने भागों में बांट दिया है? 4 प्रकार में। इंसाइजर यानी कि इनकी संख्या होती है 8, इनका क्या काम है? कटिंग करना। इसके बाद होता है केनाइन, जिसको रगनक भी बोलते हैं, और चीर फाड़ करना, इनकी संख्या 4 होती है। प्रीमोलर अग्रचरणक, जिसका काम है पीसना यानी कि ग्राइंडिंग करना, इनकी संख्या भी 8 होती है। और मोलर जो सबसे पीछे की तरफ होते हैं, इसको अपन दाढ़ बोलते हैं, चरणक बोलते हैं, और इनकी संख्या 12 होती है। इनका काम है पीसना और भोजन को मिलाना, मिक्सिंग करना। हमारा जो दंत सूत्र है, यानी कि हमारा जो दंत सूत्र है, जिसका जो हमारा 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, यानी कि इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, एक तरफ का इसमें 2 का भाग कर दिया था, दोनों तरफ ऊपर के कितने 16 और नीचे भी 16, तो कितने हुए 32। तो हमारे जो दांत का जो समूह है 32 दांतों का समूह कहलाती है 32वीं। क्या कहलाती है? 32वीं। नेक्स्ट देखिए, दांतों की जो स्ट्रक्चर है, हमारे दांत की जो बाहर वाली जो स्ट्रक्चर है जो कहलाती है इनेमल। क्या कहलाती है? इनेमल। ये शरीर का सबसे कठोर भाग है। आपने सुना होगा शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? इनेमल है। अब इस इनेमल के बीच में क्या रहती है? डेंटाइन। तो डेंटाइन क्या है? दांतों के इनेमल के अंदर की स्ट्रक्चर। ये तंत्रिकाओं से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर है, यानी कि तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है। यानी कि जब किसी के दांत में बाहर से अगर मान लें दांत टूट जाता है, इसमें गोचर हो जाती है, तो तंत्रिकाओं के संपर्क में आ जाता है। तो तंत्रिकाओं के संपर्क में आने की वजह से दर्द होता है हमारी दांत के अंदर। नेक्स्ट देखिए, दांतों की जो सड़न के लिए मुख्यतः अम्लता जिम्मेदार है, यानी कि एसिडिटी। चूहे खरगोश के दांतों की लंबाई लगातार बढ़ती रहती है, इसलिए वो क्या करते हैं? दांतों की लंबाई को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए लगातार कुतरते रहते हैं। खरगोश अगर अपने दांतों को बार बार नहीं कुतरेगा तो क्या होगा? उसकी जो आगे के जो दांत है वो नीचे वाले जबड़े में चले जाते हैं। तो हाथी के दांत इंसाइजर का रूपांतरण, हाथी के जो 2 दांत होते हैं वो इंसाइजर का रूपांतरण है। नेक्स्ट देखिए, इसमें टंग यानी कि हमारी जीभ। जीभ एक मांसपेशी संरचना है जिसमें हड्डियां नहीं होती है और इस पर स्वाद कलिकाएं होती है। देखिए, जो सबसे पीछे वाली कड़वे रंग का अनुभास कराती है हमें, आगे की जो मीठे रंग का अनुभास कराती है, और जो दोनों तरफ होती है खट्टे मीठे नमकीन, इसका हमें पता लगाने के लिए। और ये जो बीच वाला जो है, इससे किसी प्रकार का स्वाद का पता नहीं चलता। नेक्स्ट देखिए, स्वाद कलिकाएं स्वाद का निर्धारण करती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये जो स्वाद कलिकाओं, इनकी मात्रा है, इनकी क्वांटिटी घट जाती है। तीखापन कोई स्वाद नहीं है, ये जो हमारी जो सेल्स होती है वो धीमे से जलती है, उसकी वजह से तीखापन हमें आभास होता है। नेक्स्ट देखिए, यूला, जो हमारी जो तालू है उसके नीचे एक इस प्रकार की लंबी सी स्ट्रक्चर होती है, इसको यूला कहते हैं। तो कुछ लोगों में ये क्या करता है? भोजन को दिशा प्रदान करता है। कुछ लोगों में रात्रि के समय जो यूला है इसकी आकृति बढ़ जाती है, तो जब सांस लेता है, सांस छोड़ता है, तो ये यूला तालू से टकराता है, जिसकी वजह से आवाज उत्पन्न होती है और उसको हम बोलते हैं कि खर्राटे भर रहा है संबंधित व्यक्ति। इस प्रकार यूला की वजह से कोई व्यक्ति खर्राटे भरता है। नेक्स्ट देखिए, मुख में पाचन। हमारे मुख में पाचन हो जाता है, तो आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से चालू हो जाता है? तो माउथ से ही चालू होता है, क्योंकि हमारी लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि स्टार्च को किसमें बदलता है? माल्टोज में बदलता है। देखिए, मुख में पाचन के लिए लार ग्रंथियां पाई जाती है और लार में टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च होता है उसको माल्टोज शर्करा में बदलता है, जैसे स्टार्च टाइलिन के बदले माल्टोज में बदल जाता है। लाइसोसोम भी हमारे लार के अंदर पाए जाते हैं, जो हानिकारक जो भोजन के अंदर सूक्ष्म जीव उनको नष्ट करते हैं। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार हल्का क्षारीय होता है, इसका पीएच होता है 7 से थोड़ा ज्यादा होता है। इसका पीएच 7 से थोड़ा ज्यादा है, वो क्षारीय होता है। देखिए, स्टार्च जिसको टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में ये माल्टोज में बदल जाता है। नेक्स्ट देखिए, ग्लैंड्स, ग्रंथियां, पदार्थों का सेक्रेशन करती है ग्रंथियां। देखिए, एंजाइम्स, जो ग्रंथियां नलिकाएं होती हैं और एंजाइम छोड़ती हैं, उनको बहिस्त्रावी ग्रंथि कहते हैं, जिससे हमारी लीवर भी बहिस्त्रावी ग्रंथि है। लेकिन कुछ ग्रंथियां जिनके अंदर नलिकाएं नहीं होती है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, एड्रिनलिन ग्लैंड्स है, थाइमस ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड्स है, पैराथायराइड ग्लैंड्स है, तो ये क्या है? नलिका विहीन है। ये अपने तरल पदार्थों को सीधे ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ देती है और ब्लड से ही ये पदार्थ
संबंधित ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब कुछ ग्रंथियां ऐसी भी होती है जो एंजाइम्स भी छोड़ती है और हार्मोन का स्राव भी करती है, तो उन ग्रंथियों को बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। जैसे अग्नाशय एक प्रकार की मिक्स ग्लैंड। अग्नाशय बाह्यस्रावी के रूप में अग्नाशय रस छोड़ता है, जबकि अंतःस्रावी के रूप में इंसुलिन हार्मोन छोड़ता है, तो यानी कि ये अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड का दर्जा दिया गया है। जननांग ग्रंथियां वो भी मिक्स ग्लैंड्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए ग्रसनी फेरिंक्स, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है और भोजन नली और श्वास नली का रास्ता बनाती है। देखिए ग्रासनाल इसके बाद जस्ट आ जाता है ग्रासनाल, ग्रासनाल जिसको भोजन नली भी कहते हैं। तो मांसपेशियों से बनी होती है, इसकी लंबाई 9 से 10 सेंटीमीटर होती है और इसकी दीवारें संकुचनशील होती है, फैलने और सिकुड़ने का काम करती है, क्रमांकन का कार्य करती है। जब भी भोजन अंदर जाता है तो फैलते सिकुड़ते उसके अनुसार आकृति एक्सेप्ट कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। कभी कभी ग्रास नली में भोजन रुक जाता है, जिसको नीचे गिराने के लिए हमारा जो डायफ्राम होता है वो उसको गति करता है, जिससे हमें हिचकी आने लग जाती है। कभी कभी भोजन वायु मार्ग या श्वास नली में प्रवेश कर जाता है, जब हम बोलते रहते हैं तो बोलने की वजह से श्वास नली का ढक्कन खुल जाता है और भोजन उसमें चल जाता है। उस समय क्या होता है, डायफ्राम पूरी शक्ति से ताकत लगा के क्या करता है, भोजन को बाहर निकालने का प्रयास करता है। इसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं खांसी आना कहते हैं। अतः भोजन करते समय हमें नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि भोजन श्वास नली में चला जाता है। नेक्स्ट देखिए आमाशय। आमाशय के 3 भाग होते हैं, ये एक थैलेनुमा संरचना है, 4 से 5 घंटा अपना भोजन यहाँ ठहरता है। कार्डियक फंडिको पाइलोरिक भाग है इसके, कार्डियक फंडिको पाइलोरिक भाग। देखिए आमाशय में जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती है वो स्रावित करती है, तो अम्लजन कोशिकाएं ऑक्जेंटिक कोशिकाएं कहते हैं, वो स्रावित करती है। ये आमाशय के अंदर भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हानिकारक जीवाणु भोजन के साथ आ जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसकी वजह से एसिड की वजह से। इस कारण भोजन हानिकारक जीवाणु नष्ट करते हैं और एंजाइम सक्रिय होकर पाचन क्रिया करते हैं। तो जब हानिकारक जीवाणु खत्म हो जाएंगे तो जो एंजाइम्स होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे और भोजन के पाचन प्रक्रिया को बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, जठर ग्रंथि होती है, जठर रस स्रावित करती है, गैस्ट्रिक जूस छोड़ती है। आमाशय आहार नाल का वह अंतिम भाग है जहां से भोजन पुनः वापस आ सकता है। यानी कि कभी कभी हमें जब उल्टी आ जाती है तो आमाशय से भोजन वापस पुनः बाहर आ सकता है। आमाशय के बाद छोटी आंत में जाने के बाद भोजन कभी भी वापस नहीं आता और यहाँ से भोजन के लिए यहाँ बीच में एक स्ट्रक्चर होती है जो भोजन को ऊपर आने से रोकती है। देखिए नेक्स्ट, सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवों में आमाशय की 4 कोष्ठकों का बना होता है तथा यहीं पर सेल्यूलोज का पाचन होता है। जैसे गाय वगैरह चारा खाती है तो उनके अंदर सेल्यूलोज होता है, तो जीवाणु की सहायता से यही पाचन करते हैं। कौन? जो शाकाहारी जीव जंतु की बात हो रही है। उल्टी का जब आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो एसिडिटी होती है, एसिडिटी की वजह से हमें लंबे समय तक ये आमाशय में बनी रहे तो हमारे जो आंतरिक भाग है उसमें घाव पड़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्सर, यानी कि छाले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रोपेक्सिन किस पर कार्य करता है? प्रोटीन पर। रेनिन एंजाइम किस पर कार्य करता है? केसिन पर, जो कि छोटे बच्चों के अंदर जो दूध होता है, माँ जब दूध पिलाती है तो उसके अंदर केसिन नामक प्रोटीन होता है, उसके ऊपर कार्य करता है। लाइपेज किस पर कार्य करता है? वसा के ऊपर। तो देखिए हमारी इसोफेगस है, ये यहाँ कंसंट्रेटेड सेल बनता है, ये स्टोमच है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, नीचे वाला जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन है। प्रोटीन पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। लाइपेज वसा के ऊपर कार्य करके इसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, जबकि केसिन जो होता है दूध के अंदर उसके ऊपर रेनिन कार्य करता है और उसको सिंपल पदार्थ में तोड़ देता है। छोटे बच्चों के अंदर दूध को पचाने में कौन जिम्मेदार है? रेनिन। नेक्स्ट देखिए आमाशय से निकलने वाला जो रस है वो अम्लीय माध्यम होता है उसका, यहाँ भोजन 4 से 5 घंटे लगता है। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला कोई भी एंजाइम नहीं होता है। छोटी आंत इसके बाद आती है, आमाशय के बाद आती है छोटी आंत। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इसके 3 पार्ट है, ग्रहणी, मध्याह्न, शेषांग, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत की लंबाई तो बहुत ज्यादा होती है, यानी 6 से 7 मीटर होती है, लेकिन मोटाई कम होने की वजह से इसको छोटी आंत कहते हैं। लंबाई अधिक है लेकिन व्यास कम होने से इसको छोटी आंत कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आमाशय रस, इसको पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, जिसमें इसमें देखिए पित्त रस और आंतरिक रस दोनों जाके मिल जाते हैं। ये सभी अवयवों का पाचन कर सकता है और वसा का पाइसीग्राम जो फैट्स होते हैं उसकी जो बड़ी-बड़ी बूंदें होती हैं उनको छोटी-छोटी बूंदों में तोड़ सकता है। यकृत क्या करता है?
पित्त रस स्रावित करता है, जो पित्ताशय द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। और ये पूर्ण पाचक रस है। देखिए पूर्ण पाचक रस कैसे कहते हैं, जिसमें ट्रिप्सिन, लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज ये सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि पूर्ण पाचक यानी कि सभी को पचाने की क्षमता रखता है। सभी प्रकार के जो जटिल पदार्थ है भोजन के उनको पचाने की क्षमता रखता है। आमाशय के पश्चात भोजन छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। यह भोजन पाचन का आखिरी स्थान है। भोजन पाचन का जो आखिरी स्थान यानी कि भोजन का पाचन का आखिरी स्थान कौन है, छोटी आंत, यानी कि छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में नहीं पचता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यदि यहाँ भोजन का अगर पाचन नहीं हुआ तो सीधा मल के साथ त्याग दिया जाएगा। भोजन पचाने में छोटी आंत से अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस और पित्ताशय से जो पित्त रस निकलता है वो यहाँ भोजन को पचाने में हेल्प करता है। आहार नाल की सबसे लंबी संरचना है, इसका व्यास कम है इसलिए इसको छोटी आंत कहते हैं। तो आपको पूछा जाए आहार नाल की सबसे लंबी स्ट्रक्चर कौन सी है, छोटी आंत है। यह पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है यानी कि पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करती है कौन, छोटी आंत। आपको पूछा जाए कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है, छोटी आंत के अंदर हो जाता है। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। इसमें अवशोषण के लिए विलीज पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। यानी कि विलीज क्या करते हैं, जो एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है, अवशोषण का जो एरिया है उसको बढ़ा देते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड विली, जिसको सूक्ष्मांकुर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें यकृत, जिगर, लीवर इसके नाम है। ये पित्त रस यानी बाइल जूस का निर्माण करता है जो कि पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर के अंदर कलेक्ट होता है, संग्रहित होता है। यह शरीर में विषैले पदार्थ को भी अवशोषित करता है। साथ ही साथ शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि भी और लीवर। तो पूछा जाए लीवर क्या है, शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। यह यूरिया का संश्लेषण भी करता है। साथ ही साथ ये विटामिन का निर्माण भी करता है और संग्रह भी करता है। पूछा जाए कि विटामिन ए कहाँ कलेक्ट होता है, तो लीवर के अंदर होता है। शरीर में तनाव को कंट्रोल करने का काम भी करता है। ये लीवर है और ये गाल ब्लैडर है, यहाँ पित्त रस कलेक्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, पैनक्रियाटिक जूस कौन छोड़ती है, अग्नाशय। बाइल जूस कौन छोड़ती है, पित्ताशय, यानी कि लीवर में बनता है जो कि पित्ताशय कलेक्ट करता है इसको। आंतरिक रस, हमारी छोटी आंत भी आंतरिक रस छोड़ती है। नेक्स्ट देखिए, अग्नाशय रस पैनक्रियाटिक जूस कहलाता है। क्षारीय प्रकृति का होता है यानी कि क्षारीय प्रकृति का, उसका पीएच 7 से थोड़ा अधिक होता है। अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। अग्नाशय एक प्रकार की मिक्स ग्लैंड है क्योंकि हार्मोन भी छोड़ती है प्लस साथ साथ एंजाइम्स वगैरह भी छोड़ती है और अग्नाशय रस भी छोड़ती है, इसलिए ये क्या है, मिक्स ग्लैंड है। तो मिक्स ग्लैंड पहले ही बता चुके हैं अपन, जो कि हार्मोन भी छोड़ती है और रस भी छोड़ती है, यानी कि ये नलिका युक्त ग्रंथियां भी होती है और हार्मोन भी छोड़ती है। इससे निकलने वाला रस सभी अवयवों को पचाने की क्षमता की वजह से पूर्ण पाचक रस कहलाता है, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस पूर्ण पाचक जूस है अपने आप में। नेक्स्ट देखिए, आमाशयी जो ग्रंथियां होती है, जो अग्नाशयी जो ग्रंथियां होती है इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो जो बहिःस्रावी के रूप में क्या छोड़ती है, एंजाइम का स्राव करती है, और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में लैंगरहैंस के जो द्वीप होते हैं उसकी जो कोशिकाएं होती है अल्फा बीटा गामा वगैरह, वो हार्मोन, तो बीटा कोशिका किसको छोड़ती है, इंसुलिन हार्मोन को छोड़ती है। ग्लूकेगॉन, जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है वो भी लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं छोड़ती है, ये अल्फा कोशिकाएं छोड़ती है। नेक्स्ट देखिए, ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक है। ट्रिप्सिन किसको पचाता है, प्रोटीन को। लाइपेज किसको पचाता है, वसा के ऊपर कार्य करता है। सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज ये किसके ऊपर कार्य करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करते हैं। सुक्रेज कार्य करेगा सुक्रोज पर, माल्टेज कार्य करेगा माल्टोज शुगर पर, जबकि लैक्टेज कार्य करेगा लैक्टोज शुगर पर। लैक्टोज किसके अंदर होता है, हमारे दूध के अंदर लैक्टोज शुगर पाई जाती है, जिसकी वजह से दूध कैसा होता है, मीठा होता है। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। हमारे जिस रक्त के अंदर जो शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, इंसुलिन। यह अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदलता है। जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर तो ग्लाइकोजन में बदल देता है। इंसुलिन की कमी होने पर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रक्त गाढ़ा हो जाता है, जो कि हमारे लिए, हृदय के लिए बहुत ही हानिकारक है। देखिए, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है, और इंसुलिन की कमी जन्मजात होती है, उसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। और किसी उम्र के अंदर अगर ये बीमारी हो जाती है, जैसे 20 साल बाद 30 साल बाद, तो उसको टाइप 2 या डायबिटीज टाइप 2 बीमारी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पित्त रस, बाइल जूस, यानी कि बाइल जूस कहाँ से स्रावित होता है, लीवर से। और कौन कलेक्ट करता है इसको, गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय।
तो देखिए मुख्यतः वसा का पाचन करना यानी कि वसा को डाइजेस्ट करता है। पित्त लवण भी होता है इसके अंदर, पित्त सार यानी बाइल सार होते हैं, और पित्त वर्ण बिलिरुबिन और बिलिरुबिन भी पाए जाते हैं। इसका निर्माण यकृत में होता है जिससे पित्ताशय द्वारा कलेक्ट किया जाता है, और पित्त रस में मुख्यतः पित्त लवण बाइल सार होते हैं जो वसा को पायसिक करते हैं। वसा की जो बड़ी बड़ी बूंदें होती है उनको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में तोड़ने का काम करता है ताकि इन छोटी बूंदों के ऊपर कौन कार्य करने लग जाए, एंजाइम्स कार्य करने लग जाए। पित्त वर्ण में बिलिरुबिन और बिलिरुबिन भी होते हैं। इनकी मात्रा बढ़ने पर ये त्वचा के नीचे यानी कि बिलिरुबिन और इनकी बिलिरुबिन की मात्रा जो बढ़ जाती है तो आंखों के नीचे या हमारे नाखून के नीचे ये जमा हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पिलिया। इसको क्या बोलते हैं अपन, पिलिया। पित्त में कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए, आंतरी रस छोटी आंत्र से स्रावित होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। पूर्ण पाचक रस, यह रस ग्रहण किए गए अंगों को सबसे सरल अंगों में तोड़ देता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाएगा, जबकि वसा वसी अम्ल में टूट जाती है। छोटी आंत्र में ही इस पूर्ण पचे हुए रस को अवशोषित करके रक्त में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है, सीकम, कोलन और रेक्टम। यानी कि बड़ी आंत के कितने पार्ट है, सीकम, कोलन और रेक्टम। उंडुक, बृहदांत्र और मलाशय। मलाशय में मल इकट्ठा होता है। देखिए इसका व्यास यानी कि बड़ी आंत जो आकार में मोटी होती है इसलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं। इसमें अपचित भोजन उत्सर्जित करने की क्षमता होती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर त्याग दिया जाता है। यह जल और खनिज लवणों को एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी जो रहता है जो बड़ी आंत एब्जॉर्ब कर लेती है। खनिज लवण जैसे कैल्शियम है, मैग्नीज है या आयोडीन वगैरह इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। मल, अगर खनिज लवण की मात्रा अगर मल के अंदर ज्यादा है तो क्या होगा, दस्त या डायरिया नामक रोग हो सकता है जो जीवाणु के संक्रमण की वजह से होता है। नेक्स्ट देखिए, यदि समय पर मल त्याग नहीं किया जाए तो क्या होगा, मल कठोर हो जाएगा और मल त्याग के समय कठिनाई महसूस होगी, जिसको हम बोलते हैं कब्जी की बीमारी। नेक्स्ट, यदि आहार नाल की लंबाई बड़ी हो जाए तो वह पुरुषों में जो वृषण कोष में प्रवेश कर जाती है, जबकि महिलाओं के अंदर क्या होता है, पेट के एब्डोमिनल पार्ट में जमा हो जाती है, जिसको कहते हैं अपन हर्निया। तो हर्निया इसकी वजह से हो सकता है आहार नाल की आकार बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट देखिए, यदि रक्त वाहिनी की लंबाई अगर बड़ी आंत्र से बाहर आ जाती है तो मल त्याग के समय जो ब्लीडिंग हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं बवासीर या पाइल्स कहते हैं। नेक्स्ट अपेंडिक्स, मानव की जो शाकाहारी प्रवृत्ति को दर्शाती है अपेंडिक्स। इसके अलावा आदि मानव में यह सेल्यूलोज का पाचन करने में सहायक रहा होगा। जो आदि मानव थे पुराने समय में वो शाकाहारी चीजें खाते थे, कंदमूल फल खाते थे, तो वो शाकाहारी को पाचन के लिए अपेंडिक्स काम करता रहा होगा उस समय। खरगोश में सेल्यूलोज का पाचन अपेंडिक्स में ही हो जाता है। अपेंडिक्स छोटी आंत और बड़ी आंत की जंक्शन पे पाई जाती है, एक नली होती है जो हमारे अंदर अवशेषीय अंग का कार्य करती है। कभी कभी ये आकार बढ़ने की वजह से हम इसको कटवाते हैं, जिसमें अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। इसकी आकृति बढ़ने की वजह से पेट में लगातार दर्द बना रहता है। देखिए जो खरगोश होता है उसके अपेंडिक्स के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज का पाचन होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो उसका जो मल के साथ जो होता है, जो पचित भोजन है वो मल के साथ बाहर चला जाता है। इसलिए खरगोश क्या करता है, अपना मल खाता है, क्योंकि उसका जो पचित भोजन भी मल के साथ चला गया है, इसलिए अपनी विष्ठा यानी कि अपने मल को ग्रहण करता है वो। भोजन के पाचन के 5 चरण होते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं, अंतर्ग्रहण, सबसे पहले अपन भोजन को अंदर लेते हैं। उसके बाद भोजन का क्या होता है, पाचन। पाचन का मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसका सिंपल फूड में टूटना, यानी जटिल भोजन का सरल भोजन में टूटना। अगला आता है अवशोषण, यानी कि वो जो सरल भोजन में टूटा उसको हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड में डाल देती है। नेक्स्ट आता है स्वांगीकरण, और हमारा जो ब्लड उसको क्या करता है, हमारी सेल्स तक पहुंचा देता है और सेल्स उसको एनर्जी बनाने में काम में लेती है, जिसको कहते हैं एसिमिलेशन। अब होता है मल परित्याग, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अपचित भोजन है, वो क्या करता है, गुदा मार्ग यानी कि एनस द्वारा आउट ऑफ बॉडी त्याग करने लगता है, इगेशन। तो देखिए हमारे भोजन की जो पचन क्रिया के अंदर क्या होता है, 2 प्रोसेस होती है पचाने के अंदर। यांत्रिक पाचन, जो हमारे दांत वगैरह क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में तोड़ने का काम करते हैं। और जबकि रासायनिक प्रक्रिया किसमें होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो रसायन बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं और जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ने में मदद करते हैं। इस दोनों प्रक्रिया द्वारा हमारा जो जटिल भोजन है, कॉम्प्लेक्स फूड है,
वह कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फूड में टूट जाता है, कि जटिल भोजन है वो सरल भोजन में टूट जाता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो चैप्टर जो खत्म हुआ। नेक्स्ट देखिए इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद।